तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पोयम को एप्रिसिएशन के लिए अगर आप तैयार करते हो, तो अगर एप्रिसिएशन ना कर उससे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं तो आप वो भी कर पाओगे। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप एप्रिसिएशन सारे पोयम का जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर वो आपको 4 मार्क के लिए आता है तो आप वो भी लिख पाते हो, और अगर 10 मार्क के लिए आएगा तो आप वो भी लिख पाओगे। तो चलो अभी हम फटाफट एप्रिसिएशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखो एप्रिसिएशन का पहले तो आप मार्किंग स्कीम देख लो। थीम एंड लैंग्वेज फीचर्स के 2 मार्क्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन के 1 मार्क होते हैं, एंड पर्सनल ओपिनियन एंड इवैल्यूएशन के आपका 1 मार्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए पोएटिक एप्रिसिएशन करना है? तो वो पॉइंट्स इस तरह से पेपर में दिए हुए भी रहते हैं या कभी कभी पेपर में नहीं भी दिए हुए रहते। तो चाहे दिए रहे या ना दिए रहे, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एंड बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स में आप ना लिखें, हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ आपको बनाना है। तो पहला जो आपका पैराग्राफ होगा स्टूडेंट्स, उसमें आप लिखेंगे कौन सा पोएम है, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट एक दिया रहेगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पोएम इज दैट, हु इज द पोएट, व्हाट इज द टाइटल, हाउ अप्रोप्रिएट इज द टाइटल, ऑल सच थिंग्स यू नीड टू डिस्कस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो आपका सेकेंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स होगा, जो आप पोएटिक एप्रिसिएशन में लिखेंगे, वो लिखेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको सारे पोएम के पोएट याद करने हैं और थीम याद करने, क्योंकि अगर आपने थीम सही लिख दिया है स्टूडेंट्स, तभी फिर आगे जाकर आप उसका मैसेज, ओपिनियन सही लिख पाएंगे। थर्ड पैराग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको लिखना है पोएटिक स्टाइल पोएम का क्या है, यानी कि पोएम कितने स्टैंजा का है, पोएम में कितने लाइन्स हैं, उसमें राइम स्कीम है या नहीं है, फ्री वर्स में तो कहीं नहीं लिखा गया है। ऑल सच थिंग्स यू विल बी राइटिंग इन पोएटिक स्टाइल। फोर्थ पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आप लैंग्वेज, जब आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स और आप पहले भी लेक्चर्स में पढ़ रखे हैं आपने, तो अगर वो पोएम आप पढ़ते हो, उसकी लैंग्वेज आपको सिंपल लगती है, इजी टू अंडरस्टैंड लगती है, बहुत ही लूसिड सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। पोएटिक डिवाइसेस पोएम में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा लेक्चर्स के समय, तो ये सब चीजें आप कहाँ लिखोगे? आप इस पैराग्राफ में लिखते हो। स्पेशल फीचर्स में स्टूडेंट्स जनरली आपके पोएम में इमेजरी और एंजैम्पमेंट का यूज होता है। एंजैम्पमेंट मतलब जहां एक लाइन दूसरे लाइन से लिंक होती है। ओके, तो आपके बहुत सारे पोएम्स हैं, जैसे आपके फादर रिटर्निंग होम है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, आपका शी वॉक्स इन ब्यूटी है, आपका मनी है, ये सब में आप स्पेशल फीचर्स में इमेजरी, एंजैम्पमेंट लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देखो मैसेज, वैल्यू और मॉरल्स, इसका आपको एक पैराग्राफ बनाना होगा जो कि आपके थीम से रिलेटेड होगा, यानी जैसा थीम रहता है उसी से हमें फिर कुछ लेसन, कुछ मॉरल, कुछ वैल्यूज हम सीखते हैं। तो वो आप कहाँ लिखोगे? वो आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे। और लास्ट में स्टूडेंट्स, जब आप पोएटिक एप्रिसिएशन करते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आपने वो पोएम को लाइक किया तो क्यों किया? और कभी कभी एक्सट्रीम केस में अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी लगा कुछ कहीं पोएम में, तो वो भी आप यहाँ ओन ओपिनियन में यू आर फ्री टू एक्सप्रेस। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम एक एक पोएम को जल्दी में ऐसा देखते हैं ऊपर कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर, जो हमें याद करने हैं, और फिर जब हम पोएटिक एप्रिसिएशन जब लिखेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स को हमको एलाबोरेट करना होगा पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से क्विकली अभी अपने नोटबुक लेकर बैठिए और आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर सेव कर सकते हो। आप देखो, द ओपन रोड, हु इज द पोएट? वॉल्ट विटमन। एंड फ्रॉम वेयर इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। तो अगर आपने ये पॉइंट याद करा, तो जब आपको पोएटिक एप्रिसिएशन लिखना होगा तो आप इन पॉइंट्स को ही आप एलाबोरेट करो। जैसे आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? आप लिखना स्टार्ट करोगे, द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड which is taken from the collection of leaves of grass. The poet of this poem, Song of the Open Road, is Walt Whitman, who is
an American poet and he is also known as the father of free verse। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिनिमम इतने पॉइंट्स अगर आपको याद रहते हैं तो आप एग्जाम में जरूर एलाबोरेट करके लिख पाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, थीम, अभी थीम जैसे फ्रीडम, मोबिलिटी, जर्नी ऑफ लाइफ, तो यही 3 पॉइंट को आप याद करके रखो। एंड व्हेन यू आर फ्रेमिंग, अगर मान लो इन 3 में से आपको एक भी याद रहता है, आप उसी को एलाबोरेट करो, दैट द थीम ऑफ दिस पोएम इज रिलेटेड टू द फ्रीडम, द जर्नी ऑफ लाइफ, द फेस द चैलेंजेस। ऐसे करके आपको अगर पॉइंट याद रहता है ना स्टूडेंट्स, तो आप उसको एलाबोरेट कर सकते हो। अभी पोइटिक स्टाइल में आप क्या लिखने वाले हो, वहां आपको पोएम दिया रहेगा पेपर में, तो वहां पोएम देखो, उसमें आप देखो हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर। तो ऐसे जो ये पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर, बट रिमेंबर अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस स्टूडेंट, दैट you are not supposed to write in the table form this way. So you see here, now students, language and poetic devices, generally students आप देखोगे कि पोएम जो भी रहता है उसमें poetic devices में alliteration, consonants, repetition, synecdoche, paradox, metaphor, simile, ये सब यूज होते ही है। तो अगर आपको पता है कि ये सब पोएम में यूज हुए हैं, जब आप पोएम पढ़ते हो तो आपको ये सब अगर पोइटिक डिवाइसेस दिखते हैं तो आप उसके बारे में मेंशन करो जब आप एप्रिसिएशन लिख रहे हो तब। स्पेशल फीचर्स, यहाँ पे देखो स्पेशल फीचर हियर, द वर्ड रोड, इट इज यूज्ड एज अ सिंबल, है ना, और वो क्या शो करता है, इट शोज द मोबिलिटी। Life has given us so many opportunities, isn't it? So now मैसेज क्या मिलता है, मैसेज क्या, अब मैसेज जो आपने थीम पढ़ा उसी से रिलेटेड आपका मैसेज है। What is the message here given? See, we must believe in our strength. We should be bold enough to face all the challenges. We should have courage to move ahead in our life, to fulfill your opinion. What do you think? तो अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ओपिनियन में आप लिखो, I like this poem very much because it has taught us that we should never stop, we should always move in life. Life has given us so many opportunities. ये सब चीजें आप योर ओपिनियन में लिखो। सो इट्स टोटली अपॉन योर ओपिनियन, योर व्यूज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पोएम। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आई है उस पोएम की, नो सपोज अगर आप मनी ले रहे हो जहाँ पे पोएट का व्यू कुछ और है एंड यू डोंट एग्री विथ हिज व्यू, वो आप यहाँ माई ओपिनियन में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये तो पहला पोएम था सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अभी देखो ये सेकेंड पोएम जो है आपका इंडियन वीवर्स, इट्स अ शॉर्ट पोएम, यस। सो ये देखो यहाँ पर इंडियन वीवर्स में आप लिख सकते हो कि स्टार्ट ही आप ऐसे करो, दिस इज अ शॉर्ट पोएम बट वेरी मीनिंगफुल पोएम। इंडियन वीवर्स, इट इज रिटन बाय द इंडियन पोएटेस सरोजनी नायडू, हु इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो इतना याद है, आपने इतना पैराग्राफ में लिख दिया। अभी थीम यहाँ किस चीज का means it is based upon what is the central idea of this poem? ये क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है the 3 stages of human life. Which are the 3 stages of human life? The 3 stages are childhood, adulthood and the old age. तो यही जो पोएम है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि 3 स्टैंजास में हर एक स्टेज के बारे में बताया गया है। और how does the poet here depict each and every stage? By using the color scheme, by using the color scheme and the point of day at which the weavers are weaving the cloth. तो वो चीज़ आप कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, ये देखो पोइटिक स्टाइल में 3 स्टैंजाज हैं और कलरफुली प्रेजेंटेड, क्योंकि हर एक स्टैंजा में एक एक कलर लिया गया है और हर एक कलर जो है वो एक एक स्टेज को डिपिक्ट करता है। जैसे स्टैंजा में ब्लू कलर है तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द चाइल्डहुड स्टेज, isn't it? देन सेकेंड स्टैंजा में आपका ब्राइट कलर है, और ब्राइट कलर में कौन से ब्राइट कलर है, ग्रीन है, पर्पल है। तो जब आप पोएम पढ़ोगे ना सेकेंड स्टैंजा तो आपको वो लाइन मिल जाएगा, है ना। और वो क्या शो करता है, वो हमारा एडल्टहुड शो करता है। और जो लास्ट स्टैंजा है वहाँ पे कलर कौन सा लिया गया है, वाइट कलर, और वाइट कलर क्या शो करता है, द लास्ट स्टेज, दैट इज द ओल्ड एज एंड डेथ। अब आते हैं स्टूडेंट्स वापस यहाँ पोइटिक एप्रिसिएशन में। तो यूज ऑफ आर्टिस्टिक लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और पोएट ने बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस जैसे मेटाफर, एलिटरेशन, इन्वर्जन, इमेजरी, ये सब यूज किया है, ठीक है।
और राइम स्कीम देखो, ए मतलब क्या हुआ, ए मतलब जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं उनका जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहा है, फिर बी यानी 3rd 4th लाइन के लास्ट वर्ड राइम कर रहे हैं। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप राइम स्कीम लिखते हो इस तरह से ए बी सी डी, बीच में कोई भी कॉमा नहीं डालते हैं। अब इस स्पेशल फीचर्स में, इस पोएम का स्पेशल फीचर्स क्या है कि यहाँ पर जर्नी ऑफ लाइफ को 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है उसको दिखलाया गया है। एंड वो कैसे दिखलाया गया है, बाय यूजिंग द कलर स्कीम एंड बाय यूजिंग द इमेजेस, सिंबल्स। आप ऐसे लिखो। देन अगेन मैसेज वैल्यू क्या आप सोच सकते हो, अगर लाइफ के बारे में इस पोएम में बताया गया, 3 स्टेजेस के बारे में बताया, तो आपको क्या मैसेज मिली। यहाँ बर्थ जिसने भी लिया, जन्म जिसने भी लिया है, उसको एक दिन मरना ही है। यानी अगर किसी ने भी जन्म लिया है तो एक दिन वो मरता है। तो इसके बीच का जो फेज है, वी ऑल शुड लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, है ना। तो इस तरह से आप मैसेज लिख सकते हो। फिर अगेन योर ओपिनियन, आपको पोएम कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे पोएम जो आपके 8 पोएम्स है वो बहुत ही अच्छे पोएम है, बट अगेन इट्स योर ओपिनियन। So you are free to express what is your opinion. Do you agree with the views of the poet or you disagree? So you are free to write here in your opinion. So this is the second poem, students. Let us move to the third poem, that is the Inchcape Rock. So here in Inchcape Rock, students, the points are given as follows. About poem, poet and title. You just remember who is the poet and what is the name of the poem that you need to write. What is the theme? The theme is based upon we should always do good things in our life, but still if you do bad things towards others, it will come back to you in that way. तो अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा मिलता है, अगर आप बुरा करते हो किसी के साथ तो एक दिन आपको भी बुरा ही मिलता है। सो एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो ये सब चीज आप थीम में लिख सकते हो। फिर अगेन दैट मीन्स स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर दैट द इंचकेप रॉक इट इज अ बैलेड। बैलेड मीन्स क्या होता है? बैलेड मीन्स एक ऐसा पोएम या ऐसा सॉन्ग जो एक स्टोरी बताता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जब आप ये पढ़ते हो पोएम तो आपको यहाँ पर एक स्टोरी समझ में आती है। स्टोरी किसकी है? स्टोरी है एबट ऑफ एबरब्रेथॉक की और जो पायरेट था सर रैल्फ दी रोवर की। तो इसके लिए ये बैलेड है स्टूडेंट्स। आप ये याद रखो कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पोएम दैट इट इज अ बैलेड। और आपका कोई भी 7 पोएम्स बैलेड नहीं है। एंड दैट इज वाई एज इट टेल्स यू अ स्टोरी। इस जब आप ये पोएम पढ़ते हो तो सिर्फ ये एक पोएम नहीं है, आप साथ ही साथ यू आर क्यूरियस टू नो कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है और लास्ट में क्या होता है ना। तो इसके लिए ये जो पोएम है इट्स अ लॉन्ग पोएम। और आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में कि यहाँ पर आपको 17 स्टैंजास दिए हुए हैं। फिर स्टूडेंट्स वैसे ही आप इसका भी लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस का ये आप पॉइंट्स याद करके रखो। अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग दिस, आप ऐसे टेबल फॉर्म में एग्जाम में पोइटिक एप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। ये आप थीम पर, आप पोएम पोएट टाइटल पे एक पैराग्राफ बनाएंगे, थीम पर एक पैराग्राफ, पोइटिक स्टाइल पर एक पैराग्राफ, लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस पे एक पैराग्राफ, ऐसे आप पैराग्राफ वाइज एप्रिसिएशन करेंगे। तो फिर यहाँ स्पेशल फीचर्स में आप लिख सकते हो कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ हुआ है। एंड अगेन आप यहाँ पर भी इमेजरी एंजैममेंट का यूज़ लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही आप ये पोएम पढ़ते हो आपके ऐसे दिमाग में इमेजेस क्रिएट होने लगते हैं कि सर एबट ऑफ एबरब्रेथॉक कैसे थे, वो पायरेट कैसा था, वो कैसे जब बेल को काट देता है तो फिर वो गर्गलिंग साउंड करके बेल वाटर में जाता है, फिर लास्ट में कैसे फिर वो खुद सर रैल्फ द रोवर उसका शिप जो है वो इंचकेप रॉक से टकरा जाता है और एज सच उसके जितने भी लोग थे और वो खुद मर जाता है। तो ये सब जो स्टोरी जो आपने अभी सुना और इमेजेस क्रिएट हुए, इट हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज स्पेशल फीचर इमेजरी यूज़ हुआ है यहाँ। तो आप वो भी लिखो। और प्रेजेंटेड इन डायडैक्टिक और इंस्ट्रक्टिव वे, डायडैक्टिक, यू हैव कम टू लर्न द लेसन एट द एंड, दैट्स वाई।
नाउ स्टूडेंट्स, मैसेज, वैल्यू, मॉरल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट. सो आप ये लिखो 1 या 2 लाइन में जो भी मैसेज या मॉरल है. फिर अगेन योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक सो, हाउ एप्रोप्रिएट इज दिस पोएम. देन द मैसेज जो आपने सीखा है वो कितना अच्छा है, वैल्यूएबल है, लाइफ लेसन है, ये सब आप यहाँ योर ओपिनियन में डिस्कस कीजिए. देन स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पोएम, हैव यू अर्नड योर टुमारो. सो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज आप ऐसे याद करो कि इट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम. इट इज़ रिटन बाय अमेरिकन पोएट एडगर गेस्ट, हु इज़ ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट. अगर याद रहता है तो आप लिख सकते हो. फिर थीम इसका किस चीज़ पे बेस्ड है, थीम इसका किस चीज़ पे, हैव यू अर्नड योर टुमारो. इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन डूइंग गुड टुवर्ड्स अदर्स. सो यू हैव टू सी दैट इन योर लाइफ you are bringing happiness, you are bringing smiles on each and everyone's face, and if you are doing so, if you are doing good deeds in your day-to-day life, it means you are going to get better tomorrow, better future. तो यही आपका थीम है. फिर से अगेन यहाँ पोइटिक स्टाइल आपको पोएम दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स. मान लो आप सिर्फ थीम याद रखते हो, स्पेशल फीचर्स, मैसेज याद रखते हो, बाकी की चीज़ें अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो आप ऑन द स्पॉट पोएम देखकर भी लिख सकते हो. जैसे ये पोइटिक स्टाइल कितने स्टैंजे का है, राइमिंग स्कीम है या नहीं है, ये और लैंग्वेज कैसा है, सिंपल है, एक बार में समझ आ रहा है, पोएट जो कन्वे करना चाहता है वो मैसेज, ये सब चीज़ें आप ऑन द स्पॉट भी लिख सकते हो. स्पेशल फीचर्स, uplifting poem that teaches the way to create glory in one's life, how you are going to glorify your life, how you are going to make your life worthy. Such things you will come to know only when you go through this poem. Then again, message, value, morals, again it is based on the theme only, that as a person you should do good things towards others. Be good. If you are good, kind-hearted, then only you are going to get a good tomorrow, better future. Now students, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा. So again your opinion, योर ओपिनियन में आप हमेशा वही लिखो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट यू लाइक दिस पोएम वेरी मच. एंड डियर स्टूडेंट्स, फादर रिटर्निंग होम लेते हैं. एंड फादर रिटर्निंग होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑल्सो. Yes, why I am saying important? Because from the last 2 years, questions have not been asked. You see here, father returning home. अगेन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि फादर रिटर्निंग होम के पोएट कौन है, और याद अगर आपको रहता है तो आप लिख सकते हो कि ये जो पोएम है ये ट्रैवलिंग इन अ केज से लिया हुआ है. थीम यहाँ क्या है, थीम यहाँ क्या है, थीम इज़ बेस्ड ऑन आइसोलेशन, सेपरेशन, एलिनिएशन. आप कुछ भी लिखो, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो आइसोलेशन, सेपरेशन या एलिनेशन है ये किसका है, ये फादर का है फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. और ये सिचुएशन कब आ जाएगी आपके फादर के लाइफ में, जब आप अपने फादर का केयर नहीं करते हो, लव नहीं करते हो, एंड ही स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली इन हिज लाइफ. तो वैसा टाइम आपके फादर के लाइफ में ना आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर, यू शुड स्टार्ट लविंग योर फादर. तो देखो जैसा थीम रहता है ना, उसी से मिलता जुलता मैसेज हो जाता है. तो अगर आपने ये होमवर्क हर एक पोएम से कर लिया, हर एक पोएम को निकाल कर अगर आपने लिख दिया कि थीम क्या है, मैसेज क्या है, तो बाकी चीज़ें आप पोएम को देखते हुए ऑन द स्पॉट भी लिख सकते हो. ये देखो स्टूडेंट्स, फिर पोइटिक स्टाइल, फिर से पोएम दिया रहेगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हो. 25 लाइन्स की ये पोएम है. स्किलफुल यूज़ ऑफ लॉन्ग लाइन्स विथ स्ट्रॉन्ग यूज़ ऑफ इमेजरी, ये आप स्पेशल फीचर में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स. यूज़ ऑफ इमेजरी, एंजायमेंट, तो ये चीज़ें आप याद रखो स्टूडेंट्स. जो भी वर्ड से इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज the poem that is given, it means that has been made possible only because of the use of imagery. और अगर एक लाइन दूसरे लाइन से लिंक्ड है, यानी कि वहाँ पे एंजायमेंट का यूज़ हुआ है. अभी मैसेज जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया, लव योर पेरेंट्स, treat them with loving care. And then again your opinion, what is your opinion? You have liked this poem,
why have you liked this poem, or even if you have not liked this poem, then why have you not liked. But generally students avoid writing I have not liked, because जो भी लेसन है, मॉरल है सारे पोएम के, चाहे आप कोई भी पोएम उठा लो, वो बिल्कुल लाइफ लेसन है. तो अगर आप उसको जस्टिफाई करते हुए लिखते हो तो डेफिनेटली यू आर एबल टू. पर मैं नहीं आपको कंपेल कर रही हूँ कि यू राइट दैट येस आई लाइक द एवरीथिंग ऑफ दिस पोएम. जैसे अभी ये पोएम हम मनी लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप मनी में लिखते हो योर ओपिनियन में कि नो आई डोंट एग्री विथ poet's view that money is not important in life, यहाँ पे आप फ्री होकर लिख सकते हो स्टूडेंट्स. इसके लिए मैं बोल रही हूँ आई एम नॉट कंपेलिंग यू, बिकॉज दिस इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. वॉट एवर यू हैव कम टू नो अबाउट द पोएम आफ्टर रीडिंग इट, दैट यू हैव टू एनालाइज एंड राइट ऑफ योर ओन. तो ये सब जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी वर्ड्स में इन पोएम्स को, इन पोएम जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, इनको आप अप्रिशिएट करते हुए लिखो. ओके, अभी मनी में फिर से आप पॉइंट्स याद कर लो. दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव पोएम, इट इज़ रिटन बाय वेल्श पोएट विलियम हेनरी डेविस, और नहीं याद आता है तो विलियम एच डेविस भी याद रखो. इतना भी आप लिखते हो तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है. थीम यहाँ क्या है? मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस. मतलब लोगों, पोएट ने इस पोएम में यही दिखाया है कि money is not only the source of happiness. Instead of that, if you are having real people, true people in your life, that becomes the source of real happiness. तो ये इस पोएम का थीम है जो आपको याद करना है. तो वही मैं अभी बोल रही थी आपको, अगर आप इस थीम से you don't agree, you are free to express your opinion here. In your opinion you can write I like this poem very much of the poem, but at one point I don't agree with the poet. आप लिख सकते हो वैसे. you have the freedom to express your views here in this point, your opinion. तो यहाँ पर फिर से पोइटिक स्टाइल में क्या क्या है? Consisting of 5 stanzas, use of exclamations to show strong feelings, skillful use of imagery and symbols, effective use of first person, because everywhere he has written I. Yes. Now special features, direct comparison between the life of rich and poor people. यहाँ फिर से स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ, स्पेशल फीचर्स में आप इमेजरी, एंजायमेंट भी लिख सकते हो. नाउ मैसेज, वैल्यू, मॉरल्स, that I think my students would be able to write that money in this poem. It is said that money has no connection with happiness. You can be happy even if you don't have money in your life. So here, if you really agree with this view, then you write that yes, you also believe like the poet only. And if you don't agree, that also you are free to write. Now let us take the next poem, She Walks in Beauty. So here in this poem, what are you going to write? You are going to write that it is a short lyrical poem, and it is written by whom? It is written by English poet Lord Byron. Okay. Now the theme students, जब ये क्लास में भी लिया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो थीम है वो इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों को लेकर है. दैट द lady is not beautiful only from outside, but she is also beautiful from inside, and because she is beautiful from inside, she looks beautiful from outside. तो आपका पोइटिक स्टाइल, तो अगेन आप देखो पोएम, उसमें 3 स्टैंजास दिए हुए हैं, है ना. और फिर आप लिखो दैट the stanzas are well balanced to present the idea of beauty. So हर एक स्टैंजा में एक्सप्रेस किया गया है कि वो लेडी कैसे ब्यूटीफुल दिखती है, क्या वो सिर्फ बाहर से ही ब्यूटीफुल दिखती है या अंदर से भी ब्यूटीफुल है, और कैसे जो उसका इनर ब्यूटी है दैट हैज़ द कनेक्शन विद द आउटर ब्यूटी. तो ये इसके बारे में ही तीनों स्टैंजास में दिया हुआ है. फिर यहाँ पे लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हो कि इट्स वेरी रिटन इन सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज. नो, यहाँ पोएट ने बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ किया है. थोड़ा आपको डेप्थ में जाकर उसका मीनिंग समझ में आता है. तो वैसे लैंग्वेज को हम लोग रिच और इम्प्रेसिव, वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हम बोलते हैं. वो लैंग्वेज ने यहाँ पोएट ने यूज़ किया है. और देखो यहाँ पर पोएम ने
पोयम में राइम स्कीम जो है वो ए बी वाला फॉलो किया गया है, यानी ए बी, यानी जो सेकेंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करता है। तो ये आपको जब आप पोयम पढ़ते हो तो आपको मिलता है। फिर स्पेशल हो तो इमेजरी और एंजाममेंट का यूज़ लिख सकते हो, नहीं तो आप ये पॉइंट भी अगर याद रहता है तो आप ये लिखो कि हाउ Lord Byron, he has given this poem a romantic feel and touch to make it an eternal literary piece। फिर से मैसेज, वैल्यू, मॉरल्स में आप लिख सकते हो कि सिर्फ आउटर ब्यूटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि द पर्सन इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, ही और शी लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। तो वो जो कनेक्शन है इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी का, वो आप मैसेज में लिख सकते हो। एंड देन लास्ट अगेन, your opinion, how do you find this poem, whether you have liked this poem or you have not liked this poem. If you liked, then why you have liked, not liked, then why you have not liked. So I don't think anyone is going to write here, I don't like this poem, because it is true that if the person is beautiful from inside, his soul is a pure soul, very kind-hearted person, that gives the glow in the outer beauty. So like this student, she walks in beauty. You have to remember the points for poetic appreciation. Let us come to the last poem, that is a Small Towns and Rivers. So here what you are going to write in again the poem, poet and title. फिर से students आपको याद रखना होगा कि ये जो poem है Small Towns and Rivers, ये लिया गया है collection of poems जो कि द रिवर पोएम्स है वहाँ से, और इसकी जो पोएटेस है वो ममंग दाई है। तो स्टूडेंट्स आपको फिर से थोड़ा तो वर्क करना पड़ेगा पोइटिक एप्रिसिएशन लिखने के लिए। तो एटलीस्ट इन पॉइंट्स में अगर आप याद करते हो तो एग्ज़ाम में, पेपर में आप इन पॉइंट्स को ही पैराग्राफ में एलाबोरेट कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये पोएम पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये पूरे पोएम में जो पोइटेस है ममंग दाई, उन्होंने अपने होम टाउन जो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो थ्रू दिस पोएम she wants to highlight how the development is taking place, the progress is taking place at the cost of nature. So it is the high time that we should start preserving our nature. तो वो nature को preserve करने की ज़रूरत है, conserve करने की ज़रूरत है, इसलिए थीम इसका वही बन जाता है। अगेन अगर पोइटिक स्टाइल आप देखते हो तो आप देखते हो कि ये पोएम जो है वो 7 स्टैंजाज में लिखा गया है और कहीं भी आपको राइम स्कीम नहीं दिखता है। तो यू हैव टू राइट हियर, इफ यू डोंट फाइंड राइम स्कीम, दैट इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टैंजाज। एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और आप देखोगे पोएम आपको जो दी रहेगी कि उसमें रिवर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ओके, तो रिवर इज़ ओनली परमानेंट, तो वो चीज़ को भी अगर आप मेंशन कर देते हो पोइटिक स्टाइल में तो डैट विल हेल्प यू टू फेच द मार्क्स। देन अगेन लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस, it's very simple, creative language is used, and here the language it is used to depict the beauty of nature. तो हर जगह इस पोएम में आप देखते हो कि नेचर के बारे में ही बताया जा रहा है और कैसे हम लोग means we human beings, we for our needs we are डिस्ट्रॉइंग। आप स्पेशल फीचर्स पे आते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे वहाँ बिलीव्स, आइडियोलॉजी, ट्राइबल पीपल जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं भी लिखना होता है तो आप फिर से इमेजरी, एंजाममेंट का यूज़ लिख सकते हो स्पेशल फीचर्स में। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जैसा कि आपका थीम था नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वैसे ही आप मैसेज भी लिखो दैट वी all should protect and take care of the nature. Then your opinion, again in your opinion you have to write that
you have liked this poem very much as it is based upon nature. The nature we all need to preserve, we all need to conserve. आप ऐसे करके भी अपना your opinion लिख सकते हो. नहीं तो यहाँ जैसे लिखा है, अगर आपको ये point भी याद रहता है तो आप इसको further elaborate कर सकते हो. The poem presents a contrast between the mortal humans and the immortal nature. Okay, so if you remember, you write this point. Otherwise, whatever you find it in the poem, that also you can write. So this is all about the poetic appreciation in brief about all the poems, but I would like to highlight once again the important point, that is, students, you need to write the poetic appreciation on these points, not in the table form but in the form of paragraphs.